निराला की काव्य भाषा निश्चित रूप से हम न केवल छायावादी कवियों के साथ तुलना करते हुए देखें, अपितु पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में वो एक अलग तरह के मुहावरे और तेवर के साथ उपस्थित होती है। कहीं वो राम की शक्ति पूजा में जिस तरह की संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान शब्दावली में काव्य सृजन करते हैं, और कहीं वो जूही की कली में श्रृंगार, सौंदर्य और प्रेम के विषय को ध्यान में रखते हुए विषयानुकूल भाषा का शब्दावली का चयन करते हैं। कहीं वो मार्क्सवादी और प्रगतिवादी चेतना को ध्यान में रखकर कुकुरमुत्ता जैसी और इस तरह की भाषा और शैली का प्रयोग करते हैं, और कहीं वो विधवा या भिक्षुक या तोड़ती पत्थर जैसी समाज चेतना और बोध वाली कविता के अनुकूल शब्दों का चयन करते हैं। लेकिन ठोंठ कविता एक अलग तरह की कविता है। अपने रचना विधान के कारण वो कविता विलक्षण बन गई है। कवि ने ठोंठ जैसी मामूली समझी जाने वाली वस्तु को प्रतीकात्मक रूप में ग्रहण किया है और उसके माध्यम से जीवन की उदासी को, हीनता को और उसकी गहरी व्यंजनाओं को उन्होंने एक प्रकार से व्यक्त किया, संप्रेषित किया, विकसित किया है। हम जानते हैं कि ठोंठ पतझड़ में जब वृक्ष की शाखाओं से, तने से पत्ते झड़ जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं, फल नहीं रहते हैं और वो एक मुख्य तना और उसकी शाखाएं ठूंठ सी खड़ी रहती हैं, तो उस ठूंठ को प्रतीकात्मक रूप में कवि ने एक जीवन की उदासी का प्रतीक मानकर उस पर कविता लिखी है। हीनता की गहरी व्यंजनाएं उसमें व्यक्त होती हैं। निराला की नई कविता की रचना प्रक्रिया की आधार भूमि पर निर्मित यह कविता है। मैं अकेला, स्नेह निर्झर बह गया है, इसी की भावभूमि के समानांतर यह गीत निराला की सतत विकसनशील और मौलिक रचना प्रक्रिया इसका द्योतक बन जाता है, परिचायक बन जाता है। ठूंठ यह है आज, गई इसकी कला, गया है सकल साज, अब यह बसंत से होता नहीं अधीर, पल्लवित बुनता नहीं, अब यह धनुष सा, कुसुम से काम के चलते नहीं हैं तीर, छाह में बैठते नहीं पथिक, आह भर झरते नहीं, यहाँ दो प्रणयियों के नयन नीर, केवल वृद्ध विहग एक बैठता कुछ कर याद। वास्तव में वह कुछ दिन कितने सुंदर थे, प्रसाद जिस तरह से याद करते हैं। निराला ने ठूंठ कविता के माध्यम से उस वृद्धावस्था को, उस उपेक्षित अवस्था को उद्घाटित किया, रेखांकित किया, ध्यानाकृष्ट किया। 1938 में निराला ने तुलसीदास नाम की कविता, लंबी कविता लिखी। उसमें संस्कृति के सृजनात्मकता के प्रश्न को उठाने वाली मानसिकता संस्कारशील शब्दों से मैत्रेयी करती नजर आती है। संस्कारशील शब्द, उनसे मित्रता वो करते हैं। यहाँ कवि संस्कृत के कोशवाची शब्दों का भरपूर उपयोग करते हैं, उनमें यथोचित अर्थ भी अनुस्यूत करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो कहना चाहते हैं, भारत के नभ के प्रभापूर्व शीतलाच्छाए सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे तमस्तूर्य दिक्मंडल, उर्के आसन पर शिरस्त्राण शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मिल जल निश्चलत प्राण पर शतदल। ये जो
निराला का युग बोध है, समाज बोध है, ये वास्तव में विलक्षण है। यह उन्हें अपने युग के सभी कवियों से अलग करता है। मैं अकेला शीर्षक से उन्होंने जो कविता लिखी, उसका तटस्थ अवसाद प्रतीकों के माध्यम से भाषिक प्रयोगों को मुखर बना देता है, स्वर प्रदान करता है। मैं अकेला देखता हूं आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला। मैं अकेला देखता हूं आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला। पके आधे बाल मेरे हुए निष्प्रभ गाल मेरे। चाल मेरी मंद होती आ रही हट रहा मेला। जानता हूं नदी झरने जो मुझे थे पार करने कर चुका हूं। हंस रहा यह देख कोई नहीं मेला। अब ये जो अवस्था के धीरे धीरे आगे बढ़ने का सिलसिला है, ये जो शैशव, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, इससे आगे बढ़ते हैं तो वृद्ध अवस्था, वरिष्ठ जो अवस्था है, उसका जो बोध है, जिसमें बाल पकने लगते हैं, शरीर के अंग अब एक प्रकार से निस्तेज होने लगते हैं, और धीरे धीरे ये बोध मनोमस्तिष्क में आने लगता है कि वृद्धावस्था, जो शरीर की शक्ति है, वो क्षीण होने लगी है। आधुनिक हिंदी साहित्य में निराला मुक्त छंद शैली के जनक माने जाते हैं। वह तोड़ती पत्थर कविता इसका एक उत्कृष्ट दृष्टांत है, उदाहरण है। बिंब कविता को पढ़ते ही मनोमस्तिष्क पर उभर आता है। निराला ने उस इलाहाबाद के पथ पर, तट पर पत्थर तोड़ती उस महिला में क्या देखा जो उन्हें झकझोर देता है, जो उन्हें उस पर कविता लिखने के लिए बाध्य कर देता है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। ये जो एक मजदूर महिला, एक स्त्री जो बड़ी भयावह भयंकर गर्मी और धूप में सड़क के तट पर पत्थर तोड़ रही है, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा, उसके दर्द को कवि उकेरता है। ऐसा लगता है कि निराला पर काया प्रवेश करते हैं। वह तोड़ती पत्थर को आत्मसात करते हैं। अणिमा की कुछ कविताएं ठेठ कथात्मक शब्दावली की दृष्टि से उत्तम बन पड़ी हैं। बैठाली, ब्याही ऐसे गंवाई शब्दों को, जो ग्रामीण चेतना के शब्द हैं, उनको बेलाग प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। टूटा रुपया खर्च होने लगेगी न बार, और यह अंश बैठाली क्या जाने ब्याही का प्यार। बैठाली क्या जाने ब्याही का प्यार, दोनों में अंतर है। बैठाली का प्रतीकार्थ समाज की व्यवस्था पर एक तरह से व्यंग करता है, और ब्याही विधिवत जो रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति, उन सब के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या करता है। बेला 1943 में लिखी गई रचना है, काव्य रचना। मूलतः भाषिक प्रयोग की दृष्टि से एक अद्भुत रचना है। कवि ने उर्दू गज़लों की रवानगी और लोकप्रियता से प्रभावित होकर उन्हें हिंदी गीतों में ढालने का साहसिक कार्य किया है। उर्दू गज़लों का अपना
एक संसार होता है, अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक शब्द संपदा होती है, एक लय अन्विति होती है। उस रवानगी को निराला ने हिंदी गीतों में ढालने का सफल प्रयास किया है, साहसिक कार्य किया है। यहाँ बदली जो उनकी आंखें कविता से ली गई पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। बदली जो उनकी आंखें इरादा बदल गया, गुल जैसे चमचमाया कि बुलबुल मसल गया। यह टहनी से हवा की छेड़छाड़ थी, मगर खिलकर सुगंध से किसी का दिल बहल गया। अब ऐसा लगता ही नहीं कि ये निराला वही निराला है जो राम की शक्ति पूजा, जो सरोज स्मृति, जो जूही की कली, ऐसी कविताएं लिखते हैं। खामोश फतेह पाने को रोका नहीं रुका, मुश्किल मुकाम जिंदगी का जब सहल गया। मैंने कला की पार्टी ली है शेर के लिए, दुनिया के गोलंदाजों को देखा दहल गया। खामोश फतेह पाने को रोका नहीं रुका, मुश्किल मुकाम जिंदगी का जब सहल गया। मैंने कला की पार्टी ली है शेर के लिए, दुनिया के गोलंदाजों को देखा दहल गया। अब ये जो उर्दू गज़लों का एक स्वर है, एक रिद्म, अन्विति है, लय है, शब्द संपदा है, उसके अनुकूल निराला अपने गीतों को ढालते हैं। गीतिका नाम की रचना में निराला परवर्ती गीतों की लयात्मक उद्भावनाओं को कायम रखते हैं। कवि ने हिंदी के निजी गीत सौंदर्य को विकसित करने का प्रयत्न किया है। यह प्रयास गीतिका के संस्कृत निष्ठ गीतों में अत्यधिक प्रीतिकर बन गया है। अंकन में कवि द्वारा घरेलू बिंबों का यानी निष्कामता की सूक्ष्म स्थिति, उस स्थिति का जब वो चित्रण और अंकन करते हैं तो घरेलू बिंबों का प्रयोग वो करना जानते हैं। निराला इस प्रकार के अन्य प्रयोग अनेक कविताओं में कर चुके हैं। दुख भी सुख का बंधु बना, ये शीर्षक है। अब इस दुख भी सुख का बंधु बना, इसकी बानगी जब वो कविता में करते हैं तो कहते हैं, दुख भी सुख का बंधु बना, पहले की बदली रचना, परम प्रेयसी आज श्रेयसी, भीति अचानक गीत गे की, हे हुई जो उपादेय थी, कठिन कमल कोमल वचना। ऊंचा स्तर नीचे आया है, तरुके तल फैली छाया है, ऊपर उपवन फल लाया है, छल से छुटकर मन अपना। ये निराला जब गीतों की तरफ चलते हैं, काव्य गीत या गीति काव्य जब सृजित करते हैं तो वो निश्चित रूप से एक अलग छवि अपनी बनाते हैं। निराला भाषा के संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों को, उनके प्रौढ़ उपयोग या प्रयोग को अपनी भाषा के साथ, अपनी कविता के साथ जोड़ते चलते हैं। निराला की वो कविता जो मंगलाचरण के रूप में बरसों से लगातार सारस्वत अनुष्ठानों में आज भी मांगलिक गीत के रूप में प्रयुक्त होती है, गाई जाती है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, उसमें वह जो संस्कृत निष्ठता है, तत्सम शब्दावली की प्रौढ़ता का रचनात्मक उपयोग है, वह वास्तव में स्तुत्य और वंदनीय है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। शब्द चयन देख सकते हैं। वरदे वीणा वादिनी वरदे, मां सरस्वती की वंदना कर रहे हैं। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। काट अंध उर के बंधन सब, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। वीणा वादिनी, ये जो वीणा वादिनी है माँ सरस्वती है,
उससे वर मांग रहे हैं, वो देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए उस सारस्वत अनुकंपा की आशा अपेक्षा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव भव के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे। ये जो प्रयोग है, तुलसी ने भी नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम जिस शैली में किया, निराला भी कुछ कुछ उसी भाव भंगिमा को, उसी भाव सौंदर्य को, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे, नवगति नवलय न ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद भंद्र मंद्र रव, नव भव के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे। वास्तव में भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह शिकायत थी कि खड़ी बोली में वह समास गुण नहीं है जो किसी काव्य भाषा को ताकतवर बनाए। भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी उस तरह से परिष्कृत, परिनिष्ठित, परिवर्धित, संवर्धित ये नहीं हो पाई थी, वो चलना सीख रही थी। अग्रलिखित 18 पंक्तियां मानो इसी आरोप का जवाब है जो निराला ने लिखी हैं। निराला सिद्ध करना चाहते हैं कि खड़ी बोली में समास गुण का अतिरेक भी पूर्णतः संभव है। ये निर्भर करता है कवि पर, कवि मन पर, वो उसका अध्ययन कितना है, उसके पास अर्जित शब्द संपदा कितनी है, उसका भाषा बोध कितना है, उसके पास काव्य की मर्मज्ञता कितनी है, ये इस पर निर्भर करता है। इसलिए निराला ने जो कविताएं लिखी हैं वो उन तमाम आक्षेपों का जो भारतेंदु स्वयं और भारतेंदु युग के कवि लगाते रहे उनका उत्तर देती हैं। अनिमेष राम विश्व दिव्य शर जभंग भाव, विद्वांग बद्ध कोदंड मुष्टि स्वर रुधिर स्राव। अनिमेष राम विश्व विजित शर भंग भाव, विद्वांग बद्ध कोदंड मुष्टि स्वर रुधिर स्राव। ये जो विन्यास है भाषा का, ये जो चयन है शब्दावली का, मुक्त छंद में रचित परिमल की समस्त कविताएं जिसमें पंचवटी प्रसंग के अपवाद भी हैं, निराला की नवीन विकासशील, विकसनशील और जागरूक रचना प्रक्रिया का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। जागो फिर एक बार, शिवाजी का पत्र, ये लंबी कविताएं भाषा की जीवनी शक्ति, उसकी नवीनतम शक्ति को उकेरती हैं, उभारती हैं जो बहादुर समर के वे मरकर भी माता को बचाएंगे, शत्रुओं के खून से धो सके यदि एक भी तुम माँ का दाग, कितना अनुराग देशवासियों का पाओगे, निर्जर हो जाओगे अगर कहलाओगे। छायावादी कवियों में निराला और प्रसाद के काव्य में जो वाक्य विन्यास संबंधी सजगता है, संवेदनशीलता है, वो सब ध्यान आकृष्ट करती हैं। लंबे छोटे दोनों तरह के वाक्य निराला के काव्य की रचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सांध्य सुंदरी कविता का दीर्घ वाक्य उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है, जिसमें वो कहते हैं, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता की अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय धन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा, कब कहीं और क्या है कुछ नहीं। वास्तव में निराला की जो कल्पना शक्ति है वो अत्यंत सृजनात्मक है।
वो गहन गंभीर मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हुए चलते हैं। छायावादी कवियों के समान तत्सम शब्दावली का बहुतायत प्रयोग वो कविता में करते हैं। इसका मुख्य कारण कोमलकांत पदावली का सृजन और उदात्त गंभीर भावों की अभिव्यक्ति का समाहार, यह मुख्य कारण रहा। इसलिए कवि अपने कृत्य को तीव्रता से निष्पादित करते हैं और पाठक के समक्ष उदात्त चित्र भी प्रस्तुत करते हैं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरणी जूही की कली। अब एक सद्य विवाहिता और गदराए हुए यौवन से वो शैया पर विराजमान है, विश्राम कर रही है, लेटी है, उसका चित्र वो खींचते हैं। निराला जिन संदर्भों में देशज शब्दावली का प्रयोग करते हैं वह अधिक व्यावहारिक और सहज अनुभव होने लगती है। नए पत्ते, आराधना इसी के उदाहरण हैं। ऐसे स्थलों पर जहाँ देशज शब्दों का प्रयोग प्रमुखता के साथ हुआ, वहाँ भाषा का प्रवाह विलक्षण संयोजन निर्मित कर देता है। लू के झोंकों से झुलसे हुए थे जो, भरा दोंगरा उन्हीं पर गिरा। उन्हीं बीजों के नए पर लगे, उन्हीं पौधों से नया रस झिरा। जग के अपावन धुल गए, ढेले गढ़ने वाले थे धुल गए, समता के दृग दोनों तुल गए, तपता गगन धन से घिरा। निराला ने काव्य भाषा को एक नया तेवर दिया है। यह तेवर खासकर हिंदी को समृद्ध करने और भाषा को, उसकी कविता की आभिजात्य चेतना को वो निकालना चाहते हैं, उससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं। इसलिए वो एक सहज भाषा, एक लोक भाषा, एक जन भाषा के पक्षधर बन जाते हैं। निराला के काव्य में जहाँ तहाँ अरबी फारसी शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने तो लिखा ही है कि कवि की महान प्रतिभा अज्ञात स्थलों के शब्दों का चयन कर लेती है और उसे अपने विषयानुसार प्रयुक्त करती चलती है। देख सकते हैं, खामोश फतेह पाने को रोका नहीं रुका, मुश्किल मुकाम जिंदगी का जब सहल गया। निराला ने पूर्ववर्ती काव्य में जिस तरह के अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग देखा था, परवर्ती काव्य विशेषकर कुकुरमुत्ता जैसी कविताओं में ऐसे शब्दों के प्रयोग बाहुल्य से उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय भी दिया। प्रमुख कारण यह भी है कि निराला की व्यंग्य दृष्टि की प्रमुखता, प्रखरता यत्र तत्र विद्यमान है। कुकुरमुत्ता में अत्यंत अंग्रेजी शब्द इस प्रकार के, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। बहुतों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा खिलाया जाड़ा घाम, हाथ जिसके तू लगा पैर सर पर रख कर वह पीछे को भगा। जैसे प्रोग्रेसिव लेखनी लेते नहीं रोका रुकता जोश का पारा, यहीं से यह सब हुआ जैसे अम्मा से बुआ। देख सकते हैं कि इस कविता में व्यंग्य के प्रखर आवेग को प्रकट किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कैपिटलिस्ट, मेट्रोपॉलिटन, प्रोग्रेसिव, पिरामिड, विक्टोरिया, मेमोरियल ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग भी अपनी वस्तु की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूलता मानते हुए करते हैं। नवीन शब्द प्रयोग की दृष्टि से निराला की काव्य भाषा विशिष्ट स्थान की अधिकारी बन जाती है। कभी ध्वन्यात्मक आधार लेकर, कभी संख्यावाचक विशेषताओं को लेकर और कभी कभी मौलिक शब्दों की रचना को लेकर। हरियाई, कलियाई इत्यादि शब्द प्रयोग मौलिक बन गए। दुख के प्रकटीकरण के समय भी कुछ नए शब्द निर्मित हुए। इनमें तलमल, नम्रमुखी, बालहक, लुप्त मधु संकुल, चकचौंधी ऐसे बहुत से शब्द हैं, उनका प्रयोग देख सकते हैं। कुछ शब्द प्रयोगों में अनावश्यक क्रियाएं जोड़ दी गई हैं। परिचित क्रियापदों पर स्वराघात देकर उनमें नई व्यंजना और नई अर्थवत्ता भरने का भी प्रयास किया है। वे जो यमुना के से कछार, पद फटे बेवाई के उधार, खाए के मुख जो पिए तेल, चमरौंधे जूते से सकेल, निकले जी लेते
छोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध कल्प घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति हो पूजूं, ऐसी नहीं शक्ति। ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। फिर आई याद मुझे सज्जन, है मिला प्रथम ही विद्वत जन। वह कान्य कुब्ज कुल कुलांगार खाकर पत्थर में करें छेद। इस तरह के प्रयोग निराला ने बखूबी किए हैं। निराला शब्दों को उस छोर पर स्पर्श करते हैं जहाँ उसके अंतरतम में सघन स्वर स्थित होता है। यही कारण है कि उनकी भाषा में ध्वन्यात्मकता है, संगीतात्मकता है, बिंबात्मकता है। रामविलास शर्मा ने तो लिखा ही है, छंद की गति में हेरफेर करने वाले निराला ध्वनि के प्रवाह से कविता के अर्थ को निखारते और पुष्ट करते हैं। बादल, राग और जागो फिर एक बार जैसी कविताओं में इस ध्वनि प्रवाह की भंगिमा को भी हम देख सकते हैं। झुक झुक तन तन फिर झूम झूम हंस हंस झकोर, चिर परिचित चित्रवन दाल सहज मुखड़ा मरोर, भर मोहर महर तन धन विमल बोलो। निराला शब्द चमत्कार के कुशल सृजक थे। वह शब्द की ब्रह्म जैसी गरिमा के पक्षधर सर्जक थे। निराला शब्द के प्रति अशक्ति भी महसूस करते थे। अशक्ति प्राय कविता में पुनरावृत्ति के रूप में उन्हें दिखाई देती है। परिमल में मौन शब्द का प्रयोग बार बार लक्षित करते हैं। अर्चना में प्रयुक्त नील और नैना शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं। जिधर देखिए श्याम विराजे काव्य में 15 पंक्तियों में 20 बार श्याम शब्द का आवृत्ति वो करते हैं। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं निराला ने कविता के साथ भाषा के तेवर को, मुहावरे को, उसकी सुंदरता को भी निखारा है। नाटकीयता की उद्भावना उसका भी वो निर्वाह करते हैं और तमाम तरह की शैलियों का भी विधिवत गंभीरता के साथ वो निर्वाह करते चलते हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।